अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारा ये 12 आवर कोर्स जो है जो हमने स्टार्ट किया था उसका एक लेक्चर हो गया जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था, उसी को फ़िलहाल थोड़ा सा हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइंस। इसकी स्ट्रेंथ ई, हमने क्या किया, हमने इसमें एक डाइपोल डाला है जिसका नेगेटिव चार्ज ये, पॉजिटिव ये दूरी है 2a डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और सपोज हमने थीटा एंगल पे इस डाइपोल को रखा हुआ है। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज हम फील्ड में डालते हैं उस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस चार्ज पे फोर्स लगेगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी इस पे फोर्स लगेगा यहाँ की ओर कितना, QE, बिकॉज दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हम सेम रखे हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि एक सिस्टम पे, एक ऑब्जेक्ट पे अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे तो डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। So two equal and opposite forces are acting on a system with different lines of action. इसका line of action ये, इसका ये, तो they will constitute torque, rotational effect। ये इस सिस्टम को रोटेट करने लगते हैं, यानी ये डाइपोल जो है ये रोटेट करने लगेगा। ठीक, सो व्हाट इज फोर्स ऑन ईच चार्ज, दैट इज इक्वल टू QE। ठीक, सो टू equal and opposite forces will constitute टॉर्क। तो टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क हमेशा किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है बराबर फोर्स इंटू फोर्स आर्म। दोनों में से एक फोर्स आपको लेना है, ये तो दोनों QE है तो फोर्स के बदले हम QE लिखेंगे, और फोर्स आर्म जो बनेगी वो ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, फोर्स आर्म होती है एक फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ करनी है दूसरे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक। सो इन शॉर्ट दिस विल बी द फोर्स आर्म। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूंगा व्हाट इज फोर्स इक्वल टू, दैट इज QE। फोर्स आर्म ये है, ये डिस्टेंस है 2a, ये 2a का कॉस कंपोनेंट हो गया, ये साइन कंपोनेंट हो गया, तो फोर्स आर्म के बदले क्या लिखेंगे, 2a साइन थीटा। सो फोर्स आर्म इज 2a साइन थीटा। सो टॉर्क जो हमारा आएगा दैट इज Q इंटू 2a, हम जानते ही हैं डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली, सो इट इज PE साइन थीटा। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप एक डाइपोल डालेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क उस डाइपोल को रोटेट करवाएगा। राइट, बेसिकली टॉर्क लगता है ताकि डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो डाइपोल मोमेंट को अलाइन कराए फील्ड के साथ। टॉर्क ऐसे लगता है ताकि डाइपोल मोमेंट फील्ड के साथ अलाइन हो जाए। सो दिस एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। और अगर आप देखेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, सो टॉर्क अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे दैट इज ऑब्वियसली P क्रॉस E। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, इट विल बी गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, E की डायरेक्शन ये, P क्रॉस E की डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E एंड हियर इट इज इनवर्ड्स। टॉर्क जो होगा इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। P क्रॉस E, राइट हैंड रूल हम यूज कर सकते हैं, दैट विल बी ऑब्वियसली इनवर्ड्स। तो इसमें अलग अलग केस, छोटे छोटे केस आप डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला केस जो आपका बनेगा, अगर थीटा होगा 0, थीटा 0 का मतलब है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा 0 का मतलब है ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं से, थीटा बन गया 0, तो टॉर्क क्या बन जाएगा, PE साइन 0। साइन 0 0 होता है तो टॉर्क बन जाएगा 0। पहला केस ये हो गया, यानी अगर ये लेटा हुआ है डाइपोल जो है ये अलाइनड है, ये लेटा हुआ है फील्ड में, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 टू बी नोटेड, अगर थीटा आपका होगा 90 डिग्री, यानी फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और ये डाइपोल है। ठीक है,
सो डाइपोल मोमेंट P होगा ना फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, टॉर्क क्या होगा PE sin 90, sin 90 इज 1, तो टॉर्क होगा PE यानी मैक्सिमम टॉर्क उस टाइम पे होगा। ठीक है, अब तीसरा केस भी अगर आप देखेंगे यहां पे, केस नंबर 3, केस नंबर 3, अगर थीटा होगा आपका 180 डिग्री, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका डाइपोल ये है, नेगेटिव यहां से पॉजिटिव यहां से, डाइपोल मोमेंट होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है, तो थीटा हो गया 180 डिग्री। उस टाइम पे भी टॉर्क क्या लगेगा PE sin 180, व्हाट इज sin 180 0, तो टॉर्क लगेगा 0, यानी टॉर्क दो कंडीशंस पे 0 होगा। एक तो जब थीटा 0 होगा, यानी यहां से नेगेटिव यहां पॉजिटिव, अलाइन, डाइपोल मोमेंट इज अलाइन्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क होगा 0। बट दूसरा केस अगर हम देखेंगे, अगर ये नेगेटिव और यहां से पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो थीटा 180, तो टॉर्क कितना आ गया 0। एक केस की टाइम पे टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा होगा आपका 90 डिग्री के बराबर। और ये बात याद रखना, जब थीटा 0 होता है ये इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स तो 0 हमेशा है, नेट फोर्स तो 0 है, यहाँ नेट टॉर्क भी 0 है, सो ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं अनस्टेबल, बिकॉज अगर आप डाइपोल को थोड़ा डिस्टर्ब करोगे ये वापस अलाइन हो जाएगा, बट यहां पे अगर डाइपोल को आप थोड़ा डिस्टर्ब करोगे वो इधर की ओर अलाइन हो जाएगा, सो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। तो एक बात हमने जो डिस्कस करी, अगर आप एक डाइपोल डालते हो फील्ड में, उस पर टॉर्क लगता है, क्यों, ताकि डाइपोल मोमेंट फील्ड के साथ अलाइन हो जाए। तो टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, पहले दोनों में से एक फोर्स ले लो, QE इधर भी QE इधर भी, तो QE इज द फोर्स और टॉर्क होता फोर्स इंटू फोर्स आर्म बनती है ये वाली 2A sin थीटा, यानी टॉर्क होगा QE इंटू 2A sin थीटा, यानी PE sin थीटा, यानी P क्रॉस E। तो टॉर्क दो कंडीशंस पे 0 होगा, जब थीटा 0 होगा और जब थीटा 180 होगा। टॉर्क 90 डिग्री केस में मैक्सिमम होता है, और थीटा 0 वाले केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा 180 वाले केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, अगर आप इसको थोड़ा डिस्टर्ब करोगे ना, मान लो मैंने इसको थोड़ा धक्का दिया ऊपर, इधर जाएगा ये वापस आ जाएगा, बिकॉज ये फील्ड के साथ अलाइन होना चाहता है, बट कुछ देर ये करेगा ऑसिलेट। सो वो ऑसिलेशंस का आप टाइम पीरियड अगर आप लिखेंगे, दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। सो टाइम पीरियड ऑफ द डाइपोल, ऑसिलेटिंग डाइपोल हम इसको कहते हैं, उसका आपको बस फॉर्मूला याद रखने इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूं ऑसिलेटिंग डाइपोल। सो इफ वी हैव ऑसिलेटिंग डाइपोल, ठीक, तो उसका टाइम पीरियड आपने याद रखना है, वो होता है 2.√I/PE। ये फॉर्मूला याद रखें, इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आए आप कहेंगे क्या है सर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस डाइपोल का, ये दिया हुआ होगा, ठीक है, P इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, और E आप जानते हैं, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल को डिस्टर्ब करोगे वो ऑसिलेट करेगा, उन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड होगा 2.√I/PE के बराबर। चलिए, इसके बाद और एक टॉपिक है हमारे पास, जब एक डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, कितनी वो देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी stored in a dipole placed in electric field, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, placed in electric field, right? अब देखिए दोस्तों क्या होगा, मान लो मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, पैरेलल लाइंस का मतलब है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक डाइपोल समझो रखा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, तो ये डाइपोल, मान लो एंगल कितना मैंने रखा, थीटा एंगल पे मैंने ये डाइपोल रखा हुआ है, राइट। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, अभी अभी तो हम पढ़े हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल जो होगा दैट इज PE sin थीटा, P इज डाइपोल मोमेंट, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस सपोज मैं इसको थोड़ा टिल्ट कराऊंगा डाइपोल को,
को मैं इस पर वर्क करूंगा, वो वर्क इसमें स्टोर होगी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा इधर लिया, तो पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव यहाँ आया होगा, सपोज ऐसे। ठीक है सर, आपने कितना इसको ड्रिफ्ट मारा, मान लो डी थीटा से मैंने इसको रोटेट करवाया, डी थीटा। तो वर्क लगेगा, वर्क होगा बराबर, जिस तरह वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है रोटेशनल मोशन में टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इतना ही टॉर्क मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं इसको स्लोली एंड स्टडी रोटेट कर पाऊं। सो वर्क डन टू रोटेट इट बाई डी थीटा, डी थीटा से आप इसको रोटेट करवाना चाहते हैं तो स्मॉल वर्क डन होगा बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा, जो आपको टॉर्क देना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो टॉर्क इतना ही हमें देना पड़ेगा जितना स्पीड फील्ड की वजह से टॉर्क लग रहा है। ठीक है, सो टॉर्क होगा बराबर पीई साइन थीटा और साथ में क्या होगा डी थीटा। तो ये स्मॉल वर्क डन लगा और यही एज स्टोर होगा इसमें एज पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर मान लो मैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करवाना चाहता हूं तो टोटल वर्क डन कितना लगेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो टोटल वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। आप ये वीडियो सीरीज देख लें, इंशाल्लाह आपके सारे बोर्ड के क्वेश्चंस निकल आएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक भी आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन नहीं की है, अभी भी टाइम है हमारे पास और काफ़ी टाइम है। मैं ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट कर दूंगा सारा, 10-12 लेक्चर्स में। तो यही 10-12 दिन में हम कंप्लीट करेंगे पूरी फिजिक्स। सो लेकिन आप साथ साथ घर में रिवाइज करना, जो जो पढ़ेंगे उसको साथ साथ रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। So total work done to rotate it from theta 1 to theta 2 will be W will be equal to integration of PE sin theta d theta, कहाँ से कहाँ, theta 1 to theta 2। तो कर ले इंटीग्रेशन, P कांस्टेंट है बाहर आएगा, E कांस्टेंट है बाहर आएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन होगी साइन थीटा की। लिमिट कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2। चलिए मेरे दोस्तों, अब वर्क जो हमारा आएगा पी साइन थीटा की इंटीग्रेशन है ऑब्वियसली माइनस कॉस थीटा, लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो वर्क विल बी इक्वल टू, माइनस आप बाहर भी निकाल सकते हैं, पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पहले थीटा के बदले अपर लिमिट यानी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। माइनस आप अंदर भी ले जा सकते हो, तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, इट विल बी पी, पहले ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पहले मैं यही टर्म लिखूंगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये चीज कभी नहीं भूलेंगे। दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो बेसिकली अगर आपने थीटा 1 से थीटा 2 को डायपोल को रोटेट करवाया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज बेसिकली ये होती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आएगी, पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, राइट। सो आपको नहीं लगता, अगर सपोज लेट अस सपोज थीटा 1 जो है, थीटा 1 में इनिशियली रख रहा हूं, लेट अस सपोज 0 इनिशियली अलाइनमेंट है डायपोल, थीटा 1 कितना आया 0। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री पे, तो थीटा 2 कितना आएगा 90, cos 90 इज 0, cos 0 इज 1। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, पीई cos थीटा, राइट। यानी पीई cos थीटा का मतलब है ना पी डॉट ई। तो शॉर्ट में ये बात कभी भूलना नहीं, कभी कभार पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल होता है पी डॉट ई के बराबर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्वेश्चन में ये आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, अब डॉट प्रोडक्ट उनका कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम आते हैं फ्लक्स पे। अब इसका दूसरा सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अगर आपके पास कोई सरफेस है, आपके पास, इसको कितनी फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही है नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली, इसको हम कहते हैं फ्लक्स। यानी अगर हमारे पास कोई सरफेस है लाइक दिस,
इसको कितनी फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही है। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स क्रॉस करेंगी उतना फ्लक्स होगा ज़्यादा। और अगर हम इसके मैथमेटिकल पार्ट पे आते हैं, मैथमेटिकली फ्लक्स जो होता है ये होता है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एरिया। फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ई डॉट एस के बराबर होता है फ्लक्स। तो यहां भी अगर हम देखेंगे फ्लक्स में लिख सकता है इज बेसिकली ई एस कॉस थीटा। यानी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको सरफेस एरिया पता है, थीटा पता है, तो आप निकाल सकते हैं। अब कोई सोचेगा सर थीटा क्या, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, एरिया वेक्टर, राइट। यानी ऐसा आप समझो, मान लो एक एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया की डायरेक्शन जो होती है, एरिया है ना, इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू इट, ठीक है, ये एरिया वेक्टर कहलाता है। कभी भी एरिया की डायरेक्शन निकालनी हो, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द एरिया। और ये बात याद रखना, अब सपोज ये एरिया है एस, जो भी मैं कह रहा था, ये एरिया कितना है एस, तो थीटा जो इट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया, ये कभी भूलेंगे नहीं। थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज एक्चुअली नॉर्मल टू द एरिया, ठीक। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, सरफेस एरिया है एस, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बता सकते हैं थीटा कितना होगा। देखिए नॉर्मल टू एरिया ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 0, तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम, यानी E इंटू एस कॉस 0, कॉस 0 हुआ 1, तो फ्लक्स होगा E इंटू एस, राइट। और कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलेगा, ये एरिया है, सपोज ये एरिया का वेक्टर हुआ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अभी दिखा रहा हमें, सो एंगल कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू सरफेस के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू सरफेस के बीच में एंगल बनेगा अभी 90, तो फ्लक्स कितना होगा इसके लिए, ई एस कॉस 90, कॉस 90 इज 0, तो फ्लक्स जो आएगा, फ्लक्स आएगा ऑब्वियसली 0 के बराबर। सो अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद रखनी है ये बेसिक फॉर्मूला। फ्लक्स किस किस का डॉट प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, ई डॉट एस, यानी ई एस कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया। और अगर आप वेरिएबल फील्ड होगा, फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेरिएबल, वो चेंज हो रहा हो, तो उस टाइम पे फ्लक्स होता है ई डॉट एस नहीं होता, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। वेरिएबल फील्ड के लिए फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। तो ये देखेंगे हम एग्जांपल्स में, अभी ये क्यों है, ऐसा क्या है, वो भी देखेंगे। सो फिलहाल दिस इज ऑल अबाउट फ्लक्स। एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसमें आपको दे सकते हैं, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दिया हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चन साथ करेंगे तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरियल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप फ्लक्स निकालो इस सरफेस के थ्रू। यहाँ एक सरफेस, ठीक है, तो ये लेंथ इसकी है 2 मीटर, ये वाला साइड है 4 मीटर, लेट अस सपोज। हमें निकालना है फ्लक्स। तो सबसे पहले मुझे बता एरिया कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया है, अब एरिया बताओ कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 2 इंटू 4 दैट इज 8। ये एक्स एक्सिस पे ऐसे प्लेन लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। सो एरिया कितना, 2 इंटू 4 इज 8, और इसकी डायरेक्शन ये होगी, आउटड्रॉन नॉर्मल होता है डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन ये, एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया, यानी ये एक्स एक्सिस यानी आई कैप। सो कैन आई राइट सिंपली, व्हाट इज क्वेश्चन है, फाइंड फ्लक्स थ्रू एरिया, इस एरिया के थ्रू बता फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स होता है ना ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को डॉट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर एरिया, जरा बता कितना है, 2 इंटू 4 दैट इज 8, और डायरेक्शन क्या है, ये आई कैप है कि नहीं, एरिया की डायरेक्शन 8 आई कैप। अब बस इन दो का डॉट करना, आपको डॉट करना आता है, 5 होता है ई डॉट एस, आई वाली टर्म को आई वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 8 are 16। अब जे वाले को जे वाले के साथ करते, जे तो है नहीं, के वाले को के वाले के साथ करते, के तो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ आई वाले को आई वाले के साथ डॉट यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू 8 इज 16। सो ये हो गया आपका फ्लक्स। और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये दो वेक्टर्स का डॉट है। सो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी।
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम आते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं गॉसेस थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जहां जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां वहां पे मेंशन कर पाता हूं आप लोगों को। सो गॉसेस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, कोई स्फीयर है समझो, इसके अंदर कोई चार्ज हमने रखा हुआ है Q, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा ना, तो हम कह सकते हैं फ्लक्स है। फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर रही है ना, फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर आ रही है तो फ्लक्स है। तो गॉस थ्योरम कहती है कि फ्लक्स जो बाहर आ रहा होगा दैट विल बी 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। Flux coming out of a closed surface should be there. Flux coming out of a closed surface is 1/ε0 times the charge enclosed. यानी जितना ज्यादा अंदर चार्ज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स बाहर आएगा। Flux coming out of a closed surface is equal to 1/ε0 टाइम्स, आप बराबर ऐसे ही लिखेंगे, चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। यानी जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। जितना ज्यादा चार्ज एनक्लोज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। फाई के बदले आप ए भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जो मैंने अभी आपको बोला। फ्लक्स की ये फॉर्मूला है ना, या तो ई डॉट एस कहो या तो ई डॉट डी एस। अब सिंपल सी बात है, जितना आप दूर जाओगे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, है ना, तो ई वेरिएबल है, बट एक पर्टिकुलर जगह पे तो कांस्टेंट है, बट जितना आप दूर जा रहे हैं तो फील्ड तो वेरी कर रहा है ना। सो ई डॉट डी एस होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। ये आपकी गॉसेस थ्योरम है, रट लो इसको। इसका प्रूफ दिखाएंगे। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसका प्रूफ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका प्रूफ हम पढ़ेंगे। देखिए मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q, मैंने ये इमेजिनरी एक सरफेस अब ड्रॉ करी, इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसिडर ए गॉसियन सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज Q। इस सरफेस के अंदर, इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q चार्ज इसके अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब सुनना अच्छे से, मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट इसका लूंगा, छोटा सा एरिया इसकी डायरेक्शन ये होगी, है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है। तो इसके थ्रू स्मॉल फ्लक्स कितना होगा? स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस, ये इसका एरिया समझो ds है, ds इज द एरिया, एन कैप इसकी डायरेक्शन में दिखाता हूं। सो व्हाट इज स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds के थ्रू कितना स्मॉल फ्लक्स होगा? d फाई होगा बराबर E डॉट ds के बराबर, राइट। डॉट को के बदले में लिखूंगा E ds cos थीटा, ए डॉट भी होता है ना, ए बी cos थीटा। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है? 0, बिकॉज इनकी डायरेक्शन सेम है। सो थीटा कितना है? 0। सो ई डी एस कॉस 0, ये स्मॉल फ्लक्स आपका आ गया, यानी स्मॉल फ्लक्स आया ई डी एस कॉस 0 होता है 1 ई डी एस। टोटल फ्लक्स कितना होगा इस पूरी सर, बिकॉज फ्लक्स यहाँ भी होगा, इधर से भी फील्ड लाइन जा रही होंगी। सो टोटल फ्लक्स कितना होगा? होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। क्लियर है ना? टोटल फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू बाहर कितना आ रहा होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा टोटल फ्लक्स फाई जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जरा पता है इस पॉइंट पे कितना है? अगर इस स्फीयर का रेडियस है r, तो पॉइंट चार्ज से फील्ड कितना होता है? KQ/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले हम लिखेंगे KQ/r², राइट। और यहाँ पे क्या आएगा? ds, इट इज ds। सो KQ/r² कांस्टेंट है हर जगह रेडियस तो सेम है ना, हर इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे रेडियस सेम है। KQ/r² बाहर, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ ds। सो व्हाट इज टोटल फ्लक्स इक्वल टू KQ/r²। छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर लो तो इस स्फीयर का एरिया बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds मीन छोटे छोटे इन एरियाज को सम अप कर लो, ये बन जाएगा स्फीयर का सरफेस एरिया, जो कि होता है 4πr² के बराबर, ठीक है। सो इस इंटीग्रेशन ds के बदले क्या लिखेंगे? 4π
आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट। 5 जो आपका आएगा के बदले हम लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू इंटू 4π। 4π कैंसिल होगा, आंसर आया Q/ε0। सो दिस इज प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम, है ना। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोजर सरफेस हमेशा किसके बराबर होता है? Q/ε0, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। सिंपल है ना। सबसे पहले छोटा सा एरिया लिया, इसके थ्रू फ्लक्स निकाला, वो आया E.ds के बराबर, यानी E.ds cos थीटा, E.ds यानी E.ds cos थीटा, थीटा कितना? 0। सो E.ds cos 0। सो स्मॉल फ्लक्स होगा E इंटू ds, टोटल फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ इन छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड करेंगे यानी इंटीग्रेशन E.ds। E का वैल्यू पुट करेंगे 1/4 KQ/r²। सो KQ/r² इंटू ds, KQ/r² बाहर आया, इंटीग्रेशन ds, छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर लो, वो बन जाएगा 4πr², सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सो कैंसिलेशन वगैरह, फ्लक्स आया 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। तो ये हो गया गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो हम इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। बिकॉज क्वेश्चन छोटे छोटे आपको आने चाहिए, बिकॉज वहां तो पूछे जा सकते हैं, तो छोटे मोटे क्वेश्चंस भी साथ साथ हम चलाएंगे इसके। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, वो है हेमिस्फेरिकल बाउल। यहाँ पे हमने चार्ज क्यों रखा है? क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए फील्ड ऐसे जा रहा होगा ना, इस सरफेस के थ्रू हमने फ्लक्स ढूंढना है। मुझे एक बात आप लोग बताइए, अगर मेरे पास पूरा स्फीयर होता, पूरा बाउल होता, तो फ्लक्स कितना होता? 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये उस सारे फ्लक्स का अगर ऊपर ये पूरा होता तो उधर से भी फ्लक्स होता, तो ये इसका उसका हाफ हो गया, बिकॉज आधी ही सरफेस है, ऊपर वाली तो गायब है। नीचे वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? हाफ ऑफ जो टोटल फ्लक्स था। यानी आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। फ्लक्स होगा हाफ ऑफ, हाँ क्या, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, यानी आंसर आएगा Q/2ε0। अगर फुल स्फीयर होता तो फ्लक्स होता Q/ε0, बट ये हाफ स्फीयर है तो फ्लक्स होगा हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स, राइट, यानी हाफ ऑफ 1/ε0 टाइम चार्ज एनक्लोज। बराबर में एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे और एक दे सकता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास क्वेश्चन है, सपोज आपके पास एक क्यूब है, लेट अस सपोज वी हैव अ क्यूब। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? फेसेस, साइड्स 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन है कि बताओ अंदर चार्ज रखा गया है क्यों, तो फ्लक्स कितना होगा? सिंपल, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, Q/ε0, है ना। टोटल फ्लक्स होगा ना, शेप जैसी भी हो हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं। शेप इरेगुलर हो, रेगुलर हो, फ्लक्स होता 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। सो टोटल फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से फ्लक्स बताओ, सिर्फ इस फेस के थ्रू कितना फ्लक्स हो? टोटल 6 फेसेस है, तो एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता आपको ऐसे दिया होगा, आपको ये क्यूब नहीं दिया होगा, आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा कि ये शायद क्यूब था। यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सो व्हाट इज फ्लक्स, आप बताइए। क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू फेस। इस फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, यहां से कितना फ्लक्स होगा? तो आप समझेंगे ये जो फेस है ये एक क्यूब था जिसका ये 1/6 पार्ट है, उसका एक फेस है। सो व्हाट इज फ्लक्स इक्वल टू 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना? 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। सो व्हाट इज योर आंसर? Q/6ε0। अगर समझ नहीं आया डायरेक्टली जुबानी भी ये क्वेश्चन, ये आंसर आप याद रख सकते हो। इसके लिए भी Q/2ε0, इसके लिए Q/6ε0। चलिए और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे सकता हूं अगर आप चाहेंगे, जरूरत नहीं है इतने करने के, बट स्टिल एक दो मैं एक और मैं दिखाऊंगा। इस आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब में एक रॉड जा रही है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है सपोज, ठीक है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लैम्डा दिया गया है 4 कूलम पर मीटर। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज फैला हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यूब का साइड जो है,
क्यूब का साइड जो है, क्यूब का साइड दिया है, सपोज एक साइड दिया है 2 मीटर, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड फ्लक्स। तो हम जानते हैं फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। तो देखो इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू ये साइड, बिकॉज है ना फ्रंट इतना ही, ये वाला तो क्यूब से बाहर जा रहा है, ये भी क्यूब से बाहर, क्यूब के अंदर तो इतना ही होगा ना, तो ये क्यूब की हाइट होगी। सो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज, लैम्डा इनटू हाइट ऑफ द क्यूब। सो व्हाट इज चार्ज एनक्लोज, कितना चार्ज एनक्लोज हो गया, लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। सो लैम्डा कितना है 4, क्यूब का लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो सेम होती है ना, तो क्यूब का साइड कितना दिया है 2 मीटर। सो आंसर क्या आएगा 8। सो फ्लक्स किसके बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। एनक्लोज चार्ज कितना है 8। तो बस ये आपके सवाल का जवाब, राइट। अगर समझ आया ठीक, अगर नहीं तो आप ये छोड़ भी सकते हैं। हम डायरेक्टली हम आते हैं अब टॉपिक पे। अब गॉस थ्योरम की हमारे पास कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं, ठीक। सो वी हैव नाउ एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 एप्लीकेशंस है, तो 3-4 एप्लीकेशंस है। तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा आपके पास। आपको एक लाइन चार्ज दिया है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज, राइट, ये इनफाइनाइट। हमने निकालना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि r की दूरी पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, लेकिन अभी सिलेंड्रिकल सरफेस हम बनाएंगे, गॉसियन सिलेंडर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया जिसको गॉसियन सिलेंडर कहते हैं, ताकि जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो इस सिलेंडर पे लाई करे, ठीक है। चलिए, और इसकी लेंथ मैंने L रखी हुई है, L लेंथ का मैंने सिलेंडर बनाया। सिलेंडर आप ये इमेजिनरी होता है, आप एक ऐसा सिलेंडर बनाएंगे ताकि ये पॉइंट जो है ये उस सिलेंडर की सरफेस पे लाई करना चाहिए, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, बट यहाँ फील्ड नहीं होगा, तो इन दो एंड्स के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा, सारा फ्लक्स कर्व्ड सरफेस के थ्रू होगा। There will be no flux through the ends of the cylinder। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बिकॉज यहाँ कोई फील्ड नहीं है, फील्ड इधर है, यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं होगा। There will be no flux through ends of cylinder। सिलेंडर के एंड्स के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा, सारा फ्लक्स कर्व्ड सरफेस के थ्रू होगा। तो अब मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं से, थीटा बन गया 0। सो इसके थ्रू स्मॉल फ्लक्स कितना होगा, अब सिर्फ कर्व्ड सरफेस के थ्रू ही तो फ्लक्स होगा, मुझे इस जगह ई निकालना बेसिकली। देखिए हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम की मदद से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज स्मॉल फ्लक्स थ्रू ds d फाई जो होगा बराबर E डॉट ds, यानी E ds cos थीटा। E डॉट ds होता है ना, E ds cos थीटा, थीटा कितना 0। सो ये बन जाएगा E इंटू ds। ये स्मॉल फ्लक्स आया। टोटल फ्लक्स कितना होगा, शाबाश, व्हाट इज टोटल फ्लक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। आज के बाद अब मैं डायरेक्टली टोटल फ्लक्स लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds या E इंटू ds, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थॉट यही फ्लक्स होगा बराबर किसके, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग गॉस's थ्योरम, फ्लक्स होता है किसके बराबर 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज, ठीक है। तो इसको अब इसके साथ इक्वेट कर लेंगे, है ना। सो इंटीग्रेशन ई डी एस किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। हम क्लोज लाइन इंटीग्रल ऐसे लिखते हैं, क्लोजर सरफेस जब होती है, ठीक है। अब जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो अब हमें बेसिकली ई निकालना है। तो मुझे पता है इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, हाँ, बिकॉज हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। तो ई बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। छोटे छोटे एरियाज को हमें ऐड करना है, ये होगा 1/ε0 टाइम्स, हाँ, चार्ज एनक्लोज। तो पता कितना चार्ज इसके अंदर है, अगर लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसकी लेंथ कितनी है L, तो चार्ज इसके अंदर कितना है लैम्डा इंटू L।
तो एनक्लोज्ड चार्ज के बदले आप लिखेंगे लैम्डा इंटू एल। लैम्डा क्या है यहाँ पे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज फैला हुआ है। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो यहाँ पे क्यू एनक्लोज के बदले क्या लिखेंगे आप? लैम्डा इंटू एल, बस काम हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर लो, ये बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो कि होता है 2 पाई आर एल। सो टोटल एरिया बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यानी 2 पाई आर एल। सो दिस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लैम्डा इंटू एल। तो देखिए एल एल यहाँ पे कैंसिल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाई 2 पाई epsilon naught r. Most important formula to be noted, and electric field is inversely proportional to r, ना कि r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बस हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। फिर से मैं कहूँगा ये टॉपिक हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो गॉस थ्योरम की मदद हम लेंगे। ये गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन है बेसिकली। तो आप क्या करेंगे? आप एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करेंगे ताकि जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो उसकी कर्व्ड सरफेस पे लाई करे। एंड से फ्लक्स होता है 0, सारा फ्लक्स होता है कर्व्ड सरफेस के थ्रू। सो स्मॉल फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस, यानी ई डी एस कॉस थीटा, थीटा 0 होगा तो स्मॉल फ्लक्स होगा ई डी एस, टोटल फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ई डी एस। सो टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डी एस देख लें। अब गॉस थ्योरम से होगा टोटल फ्लक्स होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज, यानी इंटीग्रेशन ई डी एस होगा बराबर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। ई आएगा बाहर, अंदर बचा डी एस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स व्हाट इज द एनक्लोज चार्ज? लैम्डा इनटू एल। सो एनक्लोज चार्ज के बदले लैम्डा इनटू एल लिखेंगे। इंटीग्रेशन डी एस होगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। सो इंटीग्रेशन डी एस के बदले 2 पाई आर एल, एल एल गया, ई आया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अब हम ध्यान डालेंगे इसकी और एक एप्लीकेशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। आपके पास एक शेल होती है, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। सो सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। शेल मीन्स हॉलो स्फीयर, राइट। तो आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, अंदर ये खाली है, तो सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे। सपोज इसका रेडियस है r। अब हम 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, स्फीयर के बाहर वाला पॉइंट, सरफेस पे और अंदर वाला पॉइंट। तो सबसे पहले बाहर यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ जो कि सेंटर से स्मॉल r की दूरी पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? मैं एक सरफेस बनाऊंगा, इमेजिनरी सरफेस, जिसको गॉसियन स्फीयर हम कहेंगे। चूंकि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल होगी। सो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है उस पॉइंट पे आके आप एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करो ताकि ये पॉइंट उस सरफेस पे लाई करे, ठीक है। तो बस फिर से वही सीन होगा। यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया लेंगे, एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ होगा, थीटा बनेगा 0। तो मैं स्मॉल फ्लक्स नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा टोटल फ्लक्स। सो पहले कौन सा? आउटसाइड, बाहर हम फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले स्फीयर के बाहर। सो व्हाट इज टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स फाई आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0, बिकॉज थीटा 0 है ना। सो इंटीग्रेशन ई डी एस, इससे पहले वाले टॉपिक में भी हमने यही किया था, टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, राइट। तो अब हमें पता है टोटल फ्लक्स, गॉस थ्योरम किसके, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। तो यूजिंग गॉस थ्योरम फाई होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज। तो बस इन दो को इक्वेट कर लो, है ना, ये फ्लक्स ही है ना। सो व्हाट इज टोटल फ्लक्स? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस होगा बराबर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे सेम होगा? यस, बिकॉज हर पॉइंट चार्ज से इक्वे डिस्टेंट है। तो ई आएगा इंटीग्रल से बाहर, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी एस, इट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ इस सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया? सारा। तो एनक्लोज चार्ज के बदले क्यों लिखेंगे? समझो अंदर चार्ज टोटल है क्यों, तो सारा चार्ज तो इसके अंदर ही है, गॉसियन स्फीयर के अंदर सारा चार्ज है। सो ये यहाँ पे मिल जाएगा हमें ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस। तो इंटीग्रेशन डी एस का मतलब छोटे छोटे, ये किसका हमने ऐड करना है? छोटे छोटे एरियाज को। किसके छोटे छोटे एरियाज को? स्फीयर के कि गॉसियन स्फीयर? गॉसियन स्फीयर, गॉसियन सरफेस के एरियाज को ऐड करना है। सो गॉसियन सरफेस के एरियाज को ऐड कर लो, वो बन जाएगा सरफेस एरिया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज उसका रेडियस है स्मॉल आर। सो यहाँ पे आएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि ये पॉइंट चार्ज है ना KQ बाई आर स्क्वायर, इट इज KQ बाई आर स्क्वायर। सो बाहर वाले पॉइंट को लगेगा कि अंदर ये स्फेरिकल चार्ज नहीं है, ये एक पॉइंट चार्ज है जो सेंटर पे छुपा हुआ है, राइट। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास हॉलो स्फेरिकल शेल है, बाहर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, तो आप बनाएंगे गॉसियन स्फीयर, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे लिखेंगे टोटल फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस या EDS, टोटल फ्लक्स ना EDS, उसी को रखोगे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एंड क्लोज के बराबर। ई निकालोगे बाहर, अंदर इंटीग्रेशन DS, छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर लो। ये गॉसियन स्फीयर के एरियाज को ऐड करना है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया KQ बाई आर स्क्वायर, यानी बाहर वाले पॉइंट को लगेगा। ये स्फेरिकल चार्ज नहीं है, ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर में छुपा हुआ है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ नहीं ढूंढना होता, सरफेस पे ढूंढना होता, सो स्मॉल आर के बदले हम लिखते हैं कैपिटल R। तो दूसरा, ये तो हमने आउटसाइड निकाला इसके बाद अब कहाँ पे निकालेंगे, सरफेस पे। अगर आप सरफेस पे फील्ड देखना चाहोगे, सरफेस के लिए क्या होगा, स्मॉल आर होगा कैपिटल R के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, यही Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंदर, तीसरा पॉइंट अंदर, इनसाइड, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो अंदर फील्ड होगा 0। तो इसके अंदर तीसरा पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका 0 होगा। सो इधर भी 0, इधर 0 0 0 0 0, यहाँ पे आगे KQ बाई आर स्क्वायर है ना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। फिर जितना आप बाहर जाओगे, इस स्फीयर से बाहर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अंदर 0, सरफेस पे मैक्सिमम, फिर सरफेस पे दूर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इसका ग्राफ भी अगर आप बनाना चाहोगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन का ग्राफ ये होगा दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस R, सेंटर से सरफेस तक मान लो इट इज R इज इक्वल टू कैपिटल R। सेंटर से सरफेस तक फील्ड 0, शेल के अंदर फील्ड 0, शेल की सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, एकदम से फील्ड बढ़ गया, उसके बाद फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ याद रखना। सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर से सरफेस तक फील्ड 0, सरफेस पे एकदम से मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। चलिए अब हम आते हैं, अगर आपके पास स्फेरिकल शेल ना हो, अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर हो लेकिन नॉन कंडक्टिंग हो, यानी इसके अंदर भी चार्ज होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, बाहर और सरफेस से तो वही रहेगा, अंदर चीजें थोड़ी चेंज हो जाएगी। तीसरी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। देखिए दोस्तों, हम एक स्फीयर ले रहे हैं, ये सॉलिड है तो अंदर भी चार्ज भरा हुआ होगा, ठीक है। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए फिर से वही सीन होगा, वो करने की जरूरत नहीं है अब। तो पहला पॉइंट अगर आप आउटसाइड देखेंगे, स्फीयर के बाहर, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि सेंटर से R की दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा KQ बाई आर स्क्वायर, यानी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो इससे पहले हमने डिराइव किया था, ठीक है। सरफेस पे क्या होगा, दूसरा पॉइंट अगर हम सरफेस की बात करेंगे, सरफेस पे क्या होगा, शाबाश, सरफेस पे स्मॉल r होगा कैपिटल R के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बराबर यही किया था, बाहर मैंने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करी थी, ठीक है। बट अब हमारे पास क्या, अब हमारा तीसरा पॉइंट ये है ना, के है ना 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो अब अगर हम अंदर देखेंगे, अंदर देखिए, और यहाँ पे ये बात है, बाहर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी जितना आप जब आप बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, वो कम 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 हो जाएगा। बट अंदर वाले पॉइंट के लिए मान लो मुझे यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, तो मैं यहाँ पर गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करूंगा, दिस इज गॉसियन स्फीयर हियर, ठीक है। सो तीसरा पॉइंट कहाँ पे, इस स्फीयर के अंदर फील्ड अगर हम देखना चाहेंगे, ठीक है, तो मैंने गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस है स्मॉल r। अब बाहर वाला पॉइंट तो है नहीं, अंदर वाला पॉइंट है, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर, इट इज सॉलिड स्फीयर, दिस इज गॉसियन स्फीयर।
फिर से मेरे दोस्तों बताओ क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स कितना होगा इस गॉसियन स्फीयर के थ्रू, टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स होगा फिर से इंटीग्रेशन ऑफ, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, थीटा जीरो बनेगा फिर से बिकॉज ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं से, थीटा हर जगह जीरो बनता है, ई डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो इज 1 यानी इंटीग्रेशन ई डी एस। अब गॉस थ्योरम की मदद से इसी ई डी एस को हम रखेंगे 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज के बराबर। यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन स्फीयर। सो फ्लक्स हमने ऑलरेडी निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, दिस इज 1/ε0 टाइम्स। अब देखना हमें कि कितना चार्ज ये गॉसियन स्फीयर कितना चार्ज एनक्लोज करेगा। चूंकि चार्ज अभी वॉल्यूम में छुपा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, और रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा सिंपल है, ये गॉसियन स्फीयर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर, चार्ज डेंसिटी है रो, वॉल्यूम इसका कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। बस खेल खत्म। अब ई जो ई बाहर आएगा, फिर इंटीग्रेशन डी एस कर लो, सो ई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डी एस होगा बराबर 1/ε0 रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये ई छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर लो, किसके एरियाज को, स्फीयर के कि गॉसियन स्फीयर के, गॉसियन स्फीयर के एरियाज को ऐड कर लो। सो गॉसियन स्फीयर का टोटल एरिया कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया। सो गॉसियन स्फीयर के एरिया छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर लो, इसके छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर लो, वो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/ε0 रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए कैंसिल कुछ होगा, 4 यहाँ पर कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर और आर एक बचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फिर बराबर आर रो 3/ε0। तो बस खेल खत्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के अंदर भी फील्ड जीरो नहीं होता, कितना होता है आर रो 3/ε0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। अगर हम सेंटर पे बात करेंगे, सेंटर पे कितना फील्ड होगा, एट सेंटर स्मॉल आर होगा जीरो, है ना, स्मॉल आर होगा जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। फिर जितना आप सरफेस की ओर आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी बढ़ेगा, फिर उतना बाहर जाएंगे फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी अगर आपसे कोई पूछे इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सेंटर पे जीरो, सरफेस पे आप स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी आप सॉलिड स्फीयर के इस स्फीयर के सरफेस पे आए, कैपिटल आर पे, वहां फील्ड मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जब बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बस ये खेल है। तो अब आपको समझ आया होगा शेल के अंदर क्या होता है और सॉलिड स्फीयर से क्या होता है। शेल के अंदर फील्ड जीरो, सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, फिर बाहर भी के क्यू बाय आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो नहीं, सेंटर पे जीरो, सेंटर से सरफेस की ओर फील्ड बढ़ेगा और इसका वैल्यू होता है आर रो 3/ε0। सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर से वही सीन। अब एक पॉइंट, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखना, अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी बनाई जाए, ये सुनना पॉइंट, सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर हम कैविटी बनाएंगे, उस कैविटी में फील्ड जीरो होता नहीं, ये गलती नहीं करना, फील्ड होता है और यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आपके पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया, ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें चार्ज है, चार्जेड स्फीयर है, हमने कैविटी यहाँ पे बनाई, बता इस कैविटी के अंदर फील्ड जीरो होगा नहीं, कुछ होता है और कांस्टेंट होता है, और वो फील्ड डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, ये याद रखना, ठीक है। बट अगर सेंटर पे ही कैविटी बनाई जाए तो फील्ड जीरो होता है, बट अगर कहीं और कैविटी बनाई जाए उस कैविटी के अंदर फील्ड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, जीरो नहीं होता। अब एक लास्ट एप्लीकेशन है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट। मान लो दोस्तों हमारे पास एक चार्ज्ड शीट है, इनफाइनाइट शीट है, सपोज ये एक शीट है, हमने इस पे चार्ज रखा हुआ है,
हमने क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, लेकिन गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर भी होगी जो इस शीट के थ्रू पास हो रहा होगा, ये गॉसियन सिलेंडर, ठीक है। तो अभी फील्ड इधर की ओर होगा, तो फ्लक्स सिर्फ एंड से होगा, यहां से फ्लक्स होगा, कर्व्ड सरफेस से यहां से कोई फ्लक्स नहीं होगा। देयर विल बी नो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा, सारा फ्लक्स एंड्स के थ्रू होगा। तो मान लो यहां पे एरिया जो है, सपोज ये इसका ds है, तो ये एरिया भी तो ds हुआ ना। तो अगर अब सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपकी सिग्मा, तो चार्ज कितना एनक्लोज होगा, सिग्मा ds, सिग्मा ds। तो पहले मुझे पता टोटल फ्लक्स कितना होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, इधर से फ्लक्स होगा eds, इधर से फ्लक्स होगा eds, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, ट्वाइस eds। तो बस मैं लिखूंगा व्हाट इज टोटल फ्लक्स, वो होगा ट्वाइस eds प्लस eds, दैट इज ट्वाइस eds। और टोटल फ्लक्स यूजिंग गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम हम यूज करूंगा, यूजिंग गॉसेस थ्योरम, फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। तो टोटल फ्लक्स यानी ट्वाइस eds को मैं रखूंगा बराबर 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है दोस्तों। eds यहां से फ्लक्स, eds यहां से, टोटल फ्लक्स ट्वाइस eds, वही होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। तो बस खेल खत्म, इट इज ट्वाइस eds, इट इज 1/ε0 टाइम्स। बता यहां कितना चार्ज एनक्लोज होगा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो एनक्लोज चार्ज कितना होगा, सिग्मा ds। सो कहना है सिंपली राइट, क्यों एनक्लोज के बदले क्या लिखेंगे, सिग्मा ds, राइट। ds कैंसिल हो जाएगा, ई आएगा सिग्मा बाई 2/ε0। रट लो, ये एग्जाम में आ सकता है। सो शीट की वजह से कितना फील्ड होता है, इधर से भी होगा सिग्मा बाई 2/ε0 और इधर से भी होगा सिग्मा बाई 2/ε0, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, बिकॉज ये इनफाइनाइट शीट है। सो इट इज इंडिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम शीट, ठीक है। बड़ा सिंपल है, शीट से फ्लक्स निकालना हो तो इसके अंदर सिलेंडर डाल दो, इधर से फ्लक्स eds, इधर से फ्लक्स eds, टोटल फ्लक्स ट्वाइस eds, और वही होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड चार्ज सिग्मा ds, खेल खत्म, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2/ε0। तो यहाँ गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस कंप्लीट होती है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, तो वो मैं दिखाऊंगा। डिराइव, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की मदद से आपने कूलम्स लॉ डिराइव करना है, कुछ नहीं करना, वीडियो सुनो, नोट बनाओ, अच्छे से रिवाइज कर लो, खेल खत्म, ठीक है। सो आपको कूलम्स लॉ डिराइव करना है गॉस थ्योरम से। तो मान लो मैंने एक यहाँ पे चार्ज लिया होगा, ठीक है, कंसिडर चार्ज क्यों, और मैंने एक यहाँ पे एक सरफेस, गॉसियन सरफेस मान लो मैंने चूज करी हुई, ठीक है, और यहाँ एक चार्ज मैंने रखा है Q0, ठीक है। चलो वो लास्ट में भी रख सकते हैं। कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q एंड एन इमेजिनरी सरफेस एंड एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस r। इस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस है r। तो फिर से टोटल फ्लक्स, ये फिलहाल रहने दो, व्हाट इज टोटल फ्लक्स बताइए। अभी अभी जो हम पढ़े हैं, इस इमेजिनरी सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन eds cos 0, ठीक है, cos 0 इज 1, यानी इंटीग्रेशन ऑफ eds। और गॉस थ्योरम क्या था, यही फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। सो यूजिंग गॉस थ्योरम, फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। सो फ्लक्स ये हमें आया है ना, तो इंटीग्रेशन, आपको हर एक एप्लीकेशन में यही फॉर्मूला यूज करनी है जो मैं लिख रहा हूँ, हर एक जो आर एप्लीकेशन इसकी पढ़ ली, टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन eds, दैट इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। तो बस E हर जगह सेम होगा, तो E बाहर निकालो, अंदर बचा इंटीग्रेशन ds, सो दैट इज 1/ε0। बताओ कितना चार्ज इसने एनक्लोज किया, सारे का सारा Q इसने एनक्लोज किया। सो E छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर लो, ये बन जाएगा टोटल एरिया, यानी 4πr²।
सो दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आया समझ? तो अब फोर्स, अब अगर मैं यहां पे और एक चार्ज रखूंगा Q नॉट, व्हाट इज फोर्स ऑन Q नॉट? व्हाट इज फोर्स ऑन Q नॉट? फोर्स होता है Q नॉट E के बराबर, यानी Q नॉट E का वैल्यू जो हमने अभी अभी डिराइव किया, Q बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी ये बन गया Q नॉट बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज कूलम्स लॉ। तो हमने क्या किया, हमने देखा इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगा Q नॉट बाई आर स्क्वायर, हमने गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूव किया। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, राइट? छोड़ हम कोई टॉपिक नहीं रहे, मैं सारा पढ़ा रहा हूं, ठीक है? हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे, हम सारा पढ़ रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल का मतलब है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब है कितना वर्क लगेगा एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। तो मैं यहां पे लिखूंगा पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज at a point is defined as the amount of work done in moving या in bringing a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, यानी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब है कितना वर्क लगेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी पोटेंशियल V से डिनोट होता है, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट क्या आएगा? जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। अगर कभी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तथ बना पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क लगेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का मतलब है इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज लाने में कितना वर्क लगा, उसको कहते हैं पोटेंशियल। और ये स्केलर क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। और एक बात याद रखना, पॉइंट चार्ज की वजह से आपने डिराइव नहीं करना है, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर ये पॉइंट चार्ज है r दूरी पे पोटेंशियल ढूंढना है, ये चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता था KQ बाय R स्क्वायर, बट पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल होता है KQ बाय R। ये बात आप याद रखेंगे। पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन होगा। मान लो एक छोटा मोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 2 कूलम चार्ज है, ये दूरी है 1 मीटर, यहाँ 4 कूलम चार्ज है, ये दूरी है सपोज 2 मीटर, यहाँ पे 6 कूलम चार्ज है, ये दूरी है मान लो 3 मीटर। यहाँ नेट पोटेंशियल क्या होगा? फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा? इस चार्ज से कितना होगा? KQ बाई R। मान लो ये 6 कूलम चार्ज है, तो व्हाट इज नेट पोटेंशियल? पोटेंशियल स्केलर एडिशन, सिंपल एडिशन होगा, ठीक है ना। सो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल क्या होगा? KQ है 2 कूलम डिवाइड बाय R कितना है 1, KQ बाय R प्लस इससे कितना पोटेंशियल होगा? K चार्ज कितना है 4 डिवाइड बाय R कितना है 2, इससे कितना पोटेंशियल? नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल, तो यह आएगा माइनस K 6 डिवाइड बाई 3, तो ये बन जाएगा 2K प्लस 2K माइनस 2K गया, आंसर आया 2K के बदले आप क्या लिखेंगे? 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁻⁹ दिस विल बी नेट पोटेंशियल। अब लेकिन आपको एग्जाम में आता है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। डाइपोल की वजह से आपको किसी जगह पोटेंशियल ढूंढना है, तो ये डेरिवेशन हम दिखाएंगे आप लोगों को। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल
एट एनी पॉइंट। देखिए हम क्या करेंगे, हम एक डाइपोल लेंगे, ठीक है, लेट अस टेक ए डाइपोल। यहां पे मैंने माइनस क्यू लिया, यहां पे मैंने प्लस क्यू लिया, ठीक है ना। यहां एक जनरल पॉइंट में ले रहा हूं जो कि सेंटर से आर की दूरी पे, ये दूरी सपोज R1 है, ये दूरी समझो R2 है, राइट। अब देखिए इससे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई R1, इससे कितना होगा माइनस के क्यू बाई R2, तो नेट पोटेंशियल इनका सम होगा। तो इट इज नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल, इससे कितना पोटेंशियल होगा, शाबाश, के क्यू बाई R1, इससे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल, माइनस के क्यू बाई R2। सो के क्यू कॉमन निकाले, अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब देख ले यहां पे क्या होगा, ये जो है ये वाली दूरी जो है, हम क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे यहां पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ड्रॉ हुई, ये सारी डिस्टेंस R है, ये सारी की सारी डिस्टेंस हमारी कितनी है R। तो मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस सपोज 2a, ये एंगल मान लो थीटा है, अच्छे से देख लेना ये डायग्राम, ये एंगल थीटा है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं आपसे कहूंगा ये डिस्टेंस, ये a हुआ ना a, ये सारा है 2a, ये हुआ a, ये हुआ a का कॉस कंपोनेंट यानी a cos थीटा, ज़बानी याद रख लो ये a cos थीटा है। तो मैं लिख सकता हूं R1 के बदले R माइनस ये डिस्टेंस। आपको नहीं लगता ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, तो R1 के बदले आएगा R ये सारा है और ये सारा है, R माइनस a cos थीटा, यानी R1 के बदले मैं लिखूंगा हेयर, बस याद रखना R1 के बदले आएगा R माइनस a cos थीटा। अच्छा, इसी तरह से R2 के बदले क्या लिखा, R2 ये है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा यहाँ। अब मुझे पता है, आपको नहीं लगता ये और ये बराबर है, ये है R, अगर ये a cos थीटा है, ये भी, ये एंगल अगर थीटा, ये भी थीटा होगा ना, ये a है, ये बनेगा a cos थीटा फिर से, यानी R2 होगा R प्लस a cos थीटा, बस ये याद रखना है, R2 होगा R प्लस a cos थीटा, R1 होगा R माइनस a cos थीटा, R2 होगा R प्लस a cos थीटा। तो यहाँ पे पुट कर लें, नेट पोटेंशियल जो हमारा आएगा दैट इज के क्यू 1/R1 के बदले R माइनस a cos थीटा माइनस R2 के बदले 1/R प्लस a cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो जल्दी जल्दी, ये बनेगा के क्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R प्लस a cos थीटा माइनस R माइनस माइनस इज प्लस a cos थीटा डिवाइड बाई, ये बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए R यहाँ कट गया, सो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, के क्यू a cos थीटा हुआ 2a cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो व्हाट इज नेट पोटेंशियल, Q इंटू 2a हुआ P डायपोल मोमेंट, यानी के पी cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो ये आपकी डेरिवेशन हो गई, सिंपल। यहाँ नेगेटिव रखना, यहाँ पॉजिटिव, के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2, के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2, R1 के बदले R माइनस a cos थीटा, R2 के बदले R प्लस a cos थीटा, जोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, खेल खत्म। अब अगर ये वाला पॉइंट जो है, मान लो ये वाला पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, सपोज ये यहाँ ना होता, मान लो ये यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता, तो थीटा जीरो होता, ठीक है, तो थीटा 0 होता, सॉरी थीटा 90 होता। अगर ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता तो थीटा 90 होता, cos 90 वाज इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल 0 बन जाता। तो ये पॉइंट भी आप रियलाइज करेंगे, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इफ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, थीटा बनेगा 90, पोटेंशियल बन जाएगा 0। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल होता है 0, ये बोलना नहीं। और अगर एक्सियल लाइन होगी, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल होता है 0, ये इक्वेटोरियल लाइन। और एक्सियल लाइन पे अगर हम लेंगे एक्सियल लाइन,
एक्सियल लाइन पे थीटा क्या बन जाएगा 0। अगर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे होता तो थीटा क्या बन जाता 0। cos 0 वाज इक्वल टू 1, तो पोटेंशियल क्या बन जाता kp cos 0 इज 1, तो ये बनेगा kp बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज cos 0 इज 1 के बराबर। सो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, राइट। अब हमारे पास क्या, हमारे पास एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसको, जहां पर हम कहते हैं कि पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड प्रॉपर्टीज। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है इसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं। इक्विपोटेंशियल मीन सेम पोटेंशियल, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा सेम। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस at every point of which potential is same, a surface at every point of which potential is same, ऐसी सरफेस को हम कहते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज गिनवाएंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो। सो पहली प्रॉपर्टी हम अगर लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अगर चूंकि हर जगह पोटेंशियल होता है सेम, अगर आप चार्ज घुमाओगे वर्क डन होता है 0। पहली प्रॉपर्टी, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। कोई वर्क नहीं होता, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को घुमाओ कोई वर्क नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो भी मान लो ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसको क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अच्छा, तीसरी चीज, फॉर, अगर हम पॉइंट चार्ज लेंगे, फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है और कंसेंट्रिक स्फीयर्स, यानी अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लूंगा, ये देखो आपको नहीं लगता हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, के क्यू बाई आर, हर जगह आर सेम है ना, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। सो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल। अब एक ही स्फीयर नहीं, हम और भी स्फीयर्स बना सकते हैं। ऑल्दो इधर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा हर एक जगह पोटेंशियल, बट इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ठीक है। और एक बार लास्ट प्रॉपर्टी याद रखना, अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं प्लेन्स, ठीक है, प्लेन। सो फॉर पैरेलल फील्ड या फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, equipotential surfaces are, या equipotential surface is plane, because electric field हमेशा प्लेन को होता है ना, परपेंडिकुलर। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अच्छा, प्रॉपर्टीज हमने याद रखी, हाँ याद रखी, वर्क डन होता है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है प्लेन। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है जहां पर आज हम एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिर कैपेसिटेंस, राइट। उसमें 15 से 20 मिनट के लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। सो देयर इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इनके बीच में एक रिलेशन। देखिए क्या रिलेशन है। सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, हमने चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लिया, ए से बी तक लिया, ये दूरी है डी आर, फील्ड नीचे की ओर है, ये एंगल है थीटा। तो वर्क कितना लगेगा, अगर हम या पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी इक्वल होता है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हम तो अभी पढ़े हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क लगा। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं वी बी माइनस वी ए करूंगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज, चूंकि ये बहुत कम डिस्टेंस है, सो डब्ल्यू के बदले डी डब्ल्यू भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो स्मॉल वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, बट यहाँ पे चूंकि मैंने वी बी माइनस वी ए किया तो माइनस साइन यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी एफ डॉट डी आर के बराबर,
ठीक है, डिवाइड बाई क्यू। सो वी ए बी माइनस वी ए को हम डी वी लिख सकते हैं, स्मॉल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डी वी, इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर कॉस थीटा डिवाइड बाई क्यू। सो डी डब्ल्यू बाई डी आर जो आएगा, डी आर नीचे, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस ई कॉस थीटा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डी वी बाई डी आर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सो शॉर्ट में हम ये याद रखें, फिर से मैं बताऊंगा, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, स्मॉल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डी डब्ल्यू बाई क्यू। सो वी बी माइनस वी आएगा माइनस वर्क डन के बदले एफ डॉट डी आर बाई क्यू। एफ बाई क्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, डी आर को नीचे लाया, ये हुआ स्मॉल पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की बात याद रखना, अगर आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएशन करेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, यानी अगर थीटा जीरो होगा, अगर आप चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन में घुमाओगे, थीटा जीरो होगा ना, ई बनेगा माइनस डी वी बाई डी आर। अब आप यूजुअली यूज कर सकते हैं, ई होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स के बराबर भी, ई होता है माइनस डी वी बाई डी वाई के बराबर, ई होता है माइनस डी वी बाई डी जेड के बराबर। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पोटेंशियल की डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू आर कैलकुलेटिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, यू आर कैलकुलेटिंग वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड, यू आर गेटिंग जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, पोटेंशियल दिया है 2x², कैन यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, पोटेंशियल को डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो ई होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स के बराबर, चूंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन x पे डिपेंड करता है, सो इट इज माइनस व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2x², तो इसकी ये 2 ऐसे x² की डिफरेंशिएशन 2x, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, माइनस 4x आया। आपने डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, यानी यू आर कैलकुलेटिंग x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज Ex इक्वल टू माइनस 4x। अगर आप इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा माइनस 4x आई कैप, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग x कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। इनफैक्ट अब आपने इसमें और भी वो क्वेश्चंस किए होंगे, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, v इज इक्वल टू x² y z, जिसमें आप पहले डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, y और z रखते हैं कांस्टेंट। बट ये थोड़ा मुश्किल है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फिर डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू y, x और z कांस्टेंट रखोगे, वैसे आपको फील्ड निकल आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी रिलेशन। और एक इसमें और एक भी है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर के बराबर। जिस तरह से ये समझो आप, ई है ना माइनस डी वी बाई डी आर, तो v किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसका इंटीग्रेशन हमें देगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये मैं लिख सकता हूँ ऐसे, वी ए माइनस वी बी होगा बराबर फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ऐसे माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम बी टू ए। बट रेयरली, बट एक बात अब याद रखना, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हमें देता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, अब आपको कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे, उसमें 15 से 20 मिनट के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ख़त्म कर दूंगा कैपेसिटेंस। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो जितना भी आज हमने पढ़ा इसको एक बार रिविजन कर लीजिए, नोटबुक पे लिखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 2.5 घंटों में मैंने जो आपसे कहा था 2 hours 15 minutes, चलो अराउंड 20 मिनट्स भी हो जाएंगे, तो उसमें हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले कैपेसिटेंस के 15-20 मिनट लेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।